हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में बताऊँ। तो ये जो है एक्चुअल में सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब अगर हम किसी को बॉडी को स्लाइड करने के लिए सर्टेन फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये जो है एक फ्रिक्शन की नेचर है। वो उस नेचर पर ध्यान देना होगा। जब तक अपने को फ्रिक्शन की नेचर समझ में नहीं आएगी, अपने से फ्रिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। फ्रिक्शन की नेचर क्या है? इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन। तो अब आप कहोगे इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, क्या ये अपोजिशन पार्टी जैसे बीजेपी और कांग्रेस है? क्या ये ऐसा है कि जो बीजेपी कहेगी उसका उल्टा कांग्रेस कहेगी, जो कांग्रेस कहेगी उसका उल्टा बीजेपी कहेगी? क्या ये ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर ये स्लाइड कर जाता है, ये ब्लॉक उसके ऊपर। तो जो लिमिट जब क्रॉस करती है तो उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब प्रॉब्लम ये जो है, अब जैसे यहाँ पर एक सर्टेन फोर्स लगाऊं, मान लिया जाए कि ये ब्लॉक है 5 kg का, ठीक है, और जी का मान अपन 10 वो जो है मीटर वो पर सेकंड स्क्वायर लेंगे जी, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जी को 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है, एक ही बात है। तो इस पर कितना मिनिमम फोर्स लगाएंगे कि स्लाइड कर जाए? तो अब ये जो लिमिटिंग फोर्स है, अगर लिमिटिंग फोर्स को आपने क्रॉस कर दिया तो ये स्लाइड हो जाएगा। अब आप कहोगे लिमिटिंग फोर्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक म्यू दे रखा होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लिया जाए 0.2 दे रखा है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो म्यू टाइम्स एन होता है, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब जैसे कोई ये ब्लॉक इस यहाँ पर रखा हुआ है, तो एक आप इसको एफबीडी समझने की कोशिश करो। अगर आपको मैकेनिक्स समझनी है तो जिस बच्चे को एफबीडी नहीं आता वो मैकेनिक्स में कुछ कर ही नहीं सकता। एफबीडी जान है मैकेनिक्स की। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनको डायरेक्शन के साथ बना लीजिए, डायरेक्शन के साथ। फिर आप कहोगे हमको क्या मालूम कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अरे भैया, आपको कैसे नहीं मालूम? कोई भी बॉडी है, कोई भी ब्लॉक है, या अपना शरीर है, या जो भी चीज़ है, उस पर जो फोर्स एक्ट करता है mg हमेशा एक्ट करेगा। mg ऑलवेज, mg से तो आप बच ही नहीं सकते, mg होगा। और फिर जिनके आप कांटेक्ट में हो, आप हो या कोई बॉडी है, वो जिनके कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्सेज होंगे। तो उनमें फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन हुआ। अच्छा, और फिर अगर डोरी से बांध के खींच रहे हो तो उस डोरी का टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है। तो मैं आपको आज बता ही दूँ ना कि एक्सटर्नल फोर्सेज होते कौन से हैं। अरे ये मुश्किल से 4 हैं, पर ये बच्चों से मतलब फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनता। तो पहला काम है मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, बनाने के बाद उसके फिर इक्वेशन बनाना, और फिर तीसरा काम रह जाता है सॉल्व करना। तो जो तीसरा काम है सॉल्व करना वो बहुत आसान है, क्योंकि जो फिजिक्स में वो स्टेप बच्चा आ ही नहीं पाता उसमें। फर्स्ट एफबीडी, देन इक्वेशन, देन सॉल्व। तो वो तो थर्ड काम है इक्वेशन। तो इक्वेशन बहुत छोटे छोटे होते हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं, सॉल्व वैसे ही हो जाते हैं, सॉल्व होने में कुछ है ही नहीं। तो बात तो असली काम क्या है? एफबीडी। अब इसका एफबीडी क्या बनेगा? mg नीचे एक्ट कर रहा है, पड़ोसी कौन है? इसका सरफेस, पड़ोसी की रिएक्शन कर रही है। तो मैं तो एक पहचान ही बताता रहता हूँ बच्चों को कि मतलब जो है एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। अरे वो जो बॉडी है उसका खुद का तो mg, और पड़ोसियों की रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। बस। अच्छा, अब बोलोगे फ्रिक्शन जरूरी है? अगर उसने नहीं दिया, अगर वो स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। फिर एक बात और है कि ये बॉडी तो यहाँ रखी हुई है, क्या इस पर फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर आप इसको स्लाइड करने के लिए फोर्स लगाओगे तब वो एक्शन में आएगा, एक्शन, तो अपोज करने के लिए एक्शन में आ जाएगा। तो फिर आप कहोगे कि हम जितना लगाएंगे क्या वो उतना ही लगेगा? नहीं 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 भैया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप बोलोगे फिर आप कहोगे, फिर आप क्या बताना चाह रहे हो कि आपने यदि उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर दिया, जैसे यहाँ पर 5 kg है तो इसका 5g वेट एक्ट कर गया वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज द वेट, और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वैलेंस है, जब वर्टिकल डायरेक्शन में वैलेंस है तो इसका क्या इक्वेशन बनाई करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी 5g है ही।
क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन F बराबर ma आपको हमेशा लगाना पड़ता है F बराबर ma, और a का मान 0 होता है तो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस करना रह जाता है। तो 5G है तो नॉर्मल रिएक्शन भी 5G है। अब फ्रिक्शन इधर लगेगा, अब फ्रिक्शन इधर लगेगा और आपने यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन की तो नेचर है। तो फ्रिक्शन की क्या नेचर है? अब आप मुझसे पूछोगे फ्रिक्शन क्या नेचर है? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बट अप टू सर्टेन लिमिट। बस एक सेंटेंस याद है मुझे, तो उस सेंटेंस से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है। लोग वक्त जान के अंग्रेजी में पढ़ाते रहते हैं, फालतू सवाल तो होते नहीं है उनसे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ये सही बोल रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं है, अंग्रेजी बोलते रहते हैं। तो अब प्रश्न उठा कि यहाँ पर अपन ने तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो लगना जरूरी नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करके रख लो, या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या तो फोर्स लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे लगेगा कम, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कि उस पर एक्ट कर सकता है। तो इतने फोर्स तक तो ये स्लाइड होने ही नहीं देगा। अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे ऊपर लगाओगे तब ये स्लाइड होगा। मैं भी 1 ब्लॉक का बता रहा हूँ, 2 ब्लॉक का नहीं बता रहा। आपने तो 2 ब्लॉक का मैं आपको बाद में समझाऊंगा, तो पहले 1 ब्लॉक का समझ लीजिए। तो अब ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आया वो म्यू एन है, तो म्यू है 0.2 और एन है 5G, और 0.2 इंटू 5 इंटू जी, जो जी 10 है, जो कि हो गया 10 न्यूटन। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए कि यहाँ पर हमने 8 न्यूटन फोर्स लगाया, तो बताइए कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अभी आपको बोला था ना कि फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, तो 8 न्यूटन फोर्स हमने लगाया तो फ्रिक्शन 8 ही लगेगा। 7 न्यूटन लगाया तो 7 ही लगेगा, 10 लगाया तो 10 ही लगेगा, 10.1 लगाया तब 10 लगेगा। 0.1 नेट है, नेट फोर्स आ जाएगा 10.1 और 10 का पोजीशन। अच्छा, तो ये इसकी जो नेचर बनाई, जो नेचर है ये बहुत अच्छी नेचर है। अगर ये अड़ियल होता कि मैं इतना ही, तो जीना दूभर हो जाता, अजीब से किस्से हो जाते। कैसे कि ये हमेशा ही 10 लगे तो बैठे बिठाई लग जाता, बॉडी भागने चालू कर देती। मानो हमेशा ये 10 न्यूटन होता, मैंने 7 न्यूटन लगाया, इधर 10 न्यूटन, तो कभी आपने देखा कि कोई बॉडी को आप यूं खींच रहे हो, बॉडी उधर भागे? अरे ज्यादा मत खिंचाए भाई, ज्यादा मत खिंचाए। ये आपने कभी देखा है कि आपने मेज को धक्का दिया तो मेज में अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, मेज काफी भारी है और आपसे धक्का दिया और धक्का जो है नहीं जा पा रही मेज, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेज आपको ही धक्का दे, ऐसा तो नहीं होगा। और ये ज्यादा मत खींचे, ऐसा तो नहीं होगा कि ये ब्लॉक आपको खींच लेगा, ये तो नहीं होगा। तो ऐसे समझ में आता है फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट बात बताते हैं। यहाँ पर 12 न्यूटन, सुनिए 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन में क्या होगा? 12 माइनस, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा क्योंकि आपने एक्सीड कर दिया है, क्योंकि इस 10 न्यूटन तक तो ये इसको ब्लॉक को खींचने ही ना देगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये ठोक बजा के लगता है कि मतलब ये टेस्ट करना चाहता है कि कोई बच्चा IIT JEE का एग्जाम दे रहा है, तो फिर IIT JEE कहती है कि इस लिमिट को क्रॉस कर भाई, इतने नंबर से ज्यादा ला, कट ऑफ से ऊपर ला, तब तेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। तो ऐसा ही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन भी कहता है कि तू इसको खिसकाना चाह रहा है, ठोक बजा के पहले पता कर लेता है। क्या पता करा कि 10 से ऊपर लगा है, तब हम मान लेंगे तू वाकई इस बॉडी को खींचना चाह रहा है। 10 से कम लगा रहा है तो तू खींच रहा ही नहीं था, है। और अगर ये अड़ियल टाइप होता कि आप जितना लगाओगे उतना, तो बॉडी आज खींचती ही नहीं, आज मतलब सब ऐसा ही होता, मतलब उतना ही लगता है जितना अपन लगाएंगे। तो एक लिमिट तक तो उतना ही लगेगा, और उस लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। बस तो 12 माइनस 10 बराबर एम है 5E, तो एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा जो है 2/5। हाँ पूछो, क्या पूछो? बंद कर जी सर। हाँ, अब इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये एम मास है, अब इसको mg इधर एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट जो सरफेस है, इसलिए नॉर्मल बोलते हैं इसको। तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस की, इस पर जो रिएक्शन है इसके परपेंडिकुलर है। और फ्रिक्शन है, अभी हम फ्रिक्शन ले रहे हैं, तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। हम कह नहीं सकते कि वो फ्रिक्शन म्यू एन है या म्यू एन से कम है। फ्रिक्शनल फोर्स के, अच्छा ये शुरू थोड़ी करें,
इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस प्रॉब्लम को अपन डील करते हैं कि अपन इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे और ये चेक करना चाहते हैं कि ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। अब फिर उसी पर आ जाओ, फ्रिक्शन फोर्स की नेचर क्या होती है, बार बार ये अपने दिमाग में लाइए। फ्रिक्शन फोर्स की नेचर क्या है? फ्रिक्शन फोर्स की नेचर क्या है कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहले रिलेटिव मोशन पैदा हो जाने दे, या तो रिलेटिव मोशन है या होने को है, तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे अभी यहाँ तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं, ये तो ब्लॉक अभी इसके रेस्पेक्ट में मूव कर ही नहीं रहा, तो नहीं, या तो फ्रिक्शन वाच कर रहा है, मतलब ये जो है बहुत ही डेडिकेटेड चौकीदार है फ्रिक्शन, मतलब ये वाच कर रहा है कि ये मतलब ये मैं ना लगूं तो ये क्या करने वाला है। तो फिर ये पता है कि mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, mg का जो इधर कंपोनेंट आएगा तो ये कंपोनेंट लेने की आदत डालो अगर आपको मैकेनिक्स सॉल्व करनी है। ये कंपोनेंट होना, वेक्टर को समझना फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में मुसीबत ही वेक्टर है। वेक्टर समझ लो, वेक्टर के कंपोनेंट लेना सीख लो। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो उनका वही पार्ट प्ले करते हैं जो फोर्स करता है। तो आप कहोगे फिर कंपोनेंट करते क्यों हैं? अरे भैया प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो करेंगे। तो आप बोलोगे हम तो नहीं करना चाहते तो प्रॉब्लम सॉल्व मत करिए, नहीं करना आपको करने तो पड़ेंगे कंपोनेंट। तो वो mg, तो इधर हो गया mg साइन थीटा, तो इधर हो गया mg कॉस थीटा। तो इससे होता क्या है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे फोर्सेज आ गए, तो हम इधर वाले फोर्सेज को डील करेंगे, इधर वाले फोर्सेज को नेट फोर्स बराबर एम करेंगे और इधर को नेट फोर्स बराबर एम करेंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि ब्लॉक खाली बैठे इस पर ही कूदे, ऐसे तो होगा नहीं। तो ऐसे नहीं होगा ना, तो ऐसे नहीं होगा। तो mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन बराबर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो बाद में हरकत में आती है ना, कि mg cos थीटा जो एक्ट करा और इसने सरफेस ने इसको रिएक्ट कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो अपने आप तो ब्लॉक कूदेगा नहीं इस पर, तो ये तो दोनों बैलेंस है, इसकी तो कोई किस्सा ही नहीं, n बराबर mg cos थीटा है। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसमें ये देखना है कि mg sin थीटा जो इधर, अब mg को भूल जाइए, फॉरगेट mg, क्योंकि आपने mg के कंपोनेंट ले लिए, आपने 2000 रुपए का नोट खुला कर लिया। जब 2000 रुपए का नोट खुला कर लिया और 500 के चार ले लिए, तो आप उससे ये नहीं कहोगे कि मेरा 2000 का नोट वापस कर, ऐसे थोड़ी बोलोगे यार। उसने ले ली, आपने ले लिए ना 500 के चार, बस, तो 2000 के इक्विवेलेंट ही तो है वो। तो ऐसे ही mg के इक्विवेलेंट ये दोनों है। अब आप देखिए कि मैं कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देता हूं, तो वो काहे के लिए दिया जाता है? टू डिटरमाइन द लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो म्यू का मान मैं 0.2 दे देता हूं, और ये ब्लॉक ले लेता हूं मैं 5 kg, और मैं ये जो है, और यहाँ पर थीटा ले लेता हूँ 30 डिग्री, और एक क्वेश्चन बना दिया कि ये स्लाइड करेगा या नहीं है, स्लाइड करेगा या नहीं। तो अपन ये देखें इसमें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम ये नहीं कह रहे कि वो एक्ट करेगा ही, या तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे कम। तो फिर कोई कहेगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे उतना लगेगा या उससे कम लगेगा? ये देखना पड़ेगा कि mg sin थीटा यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, क्यों? फिर फ्रिक्शन हथियार डाल देगा कि भैया ये तो मान ही नहीं रहा, ये तो स्लाइड होना ही है, मुझे ब्लॉक को स्लाइड हो जाने दो। ये कौन कह रहा होगा? ये फ्रिक्शन कह रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही अपोज करता है, और यदि अप्लाइड फोर्स मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो वो स्लाइड हो जाने देता है। तो पहले आप इसको चेक करिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्ट कर रहा है, अपने को चेक करेंगे पहले। तो चेक करा तो 0.2 एन mg cos थीटा cos 30 ये आएगा इसमें। तो इसमें mg दोनों में होगा। देखो आप, जो द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल टू स्लाइड द ब्लॉक इज mg sin थीटा। तो ये देखो कि mg sin थीटा बड़ा है या ये बड़ा है। तो mg को हटा दो, तो केवल इतना देखो कि sin 30 और 0.2 cos 30 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे mg क्यों छोड़ा? अरे mg का गुणा करें, क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे? क्योंकि ये mg तो दोनों में, तो इतना ही देख लो कि sin थीटा बड़ा है या 0.2 cos थीटा बड़ा है। अब sin 30 हाफ है, ये 0.5 है, वो 0.2 इंटू cos 30 रूट 3/2 है, तो 0.2 इंटू 0.866, तो ये कितना आता है 0.86,
होकर के अब आप इसको देख लो ये कितना आता है। तो इसको अपने को साइन 30 तो हाफ ही आ गया, साइन 30 हाफ आ गया, तो 0.5 है, तो ये तो कम ही आएगा। क्यों? ये तो दिख हिसाब ही दिख रहा है कि ये कम आएगा। तो फिर सर तो अब सुन, ये जो है ये क्यों कम क्यों आएगा? क्योंकि ये तो खुद ही मतलब हाफ है, 0.5 है, और ये 0.2 से ही कम है, क्योंकि 0.2 इंटू 0.86 है। तो इसमें जो बड़ा है वो एक्चुअली इसको, तो हम ये चेक कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन कम रह गया उस फोर्स से विच इज रेस्पॉन्सिबल टू स्लाइड द ब्लॉक, उससे कम रह गया। अब उससे कम रह गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा, क्योंकि फिर वो तो अपना भरसक प्रयत्न तो करे रोकने के लिए, फिर भी ना रुके तो ब्लॉक मतलब स्लाइड होना चाह रहा है तो हो जाए फ्रिक्शन, फिर कहते हैं जाना चाह रहा है तो जा, ऐसे बोलता है फ्रिक्शन। तो फिर mg sin, फिर एक्सलेशन आप निकाल सकते हो, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर m जगह जगह कट जाएगा, g कॉमन आ जाएगा, तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बराबर हो जाएगा a है। तो फिर m तो कैंसिल हो ही गया है तो a आ गया। इसमें यही तो चेक कराता है इन दोनों में से कौन ज्यादा है, तो a बराबर हो गया 10 इंटू साइन, ये 0.5 था तो ये 0.2 इंटू 0.866 था, इसको सॉल्व कर लो, एक्सेलरेशन आ गया इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो ब्लॉक इस पर स्लाइड कर जाएगा। ये हो गया आंसर जी। हाँ, अब म्यू बराबर 0.8 है, तो अब इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा एफ लिमिटिंग, मैं ये नहीं कह रहा वो एक्ट करेगा, मैं ये कह ही नहीं रहा, तो म्यू एन एक्ट करेगा, मतलब म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा एक्ट करेगा, मतलब 0.8 इंटू एम जी कॉस थीटा एक्ट करेगा, तो कॉस 30 है इतना एक्ट करेगा। और जो ये है ये एम जी साइन थीटा इस पे इधर लग रहा होगा, तो एम जी साइन थीटा, अब देखते हैं दोनों में कौन सा बड़ा है, तो एम जी साइन थीटा एम जी इंटू साइन 30, तो अब साइन 30 और ये देख लो केवल एम जी को छोड़ करके, तो साइन 30 अब ये बन देखा था 0.5 और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का 0.8 इंटू 0.866, अब ये बड़ा है, अब ये बड़ा है, अब ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो इस वाले फोर्स से ज्यादा है। तो आप क्या सोचते हो, ये ब्लॉक ऊपर भागना चालू कर देगा? तो अगर किसी जिसने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी उससे ये सवाल पूछा जाए कि यहां पर एक ब्लॉक रख दिया जी, तो उससे पूछा जाए इस ब्लॉक के नीचे जाने के चांसेस हैं या रुकने के चांसेस हैं या ऊपर जाने के, तो ऊपर जाने के चांसेस कोई भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल जिसने बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी वो भी नहीं बोलेगा कि ऐसे यहाँ पर रख दो तो ऊपर उठ के तो कोई नहीं जाता, इस तरह से कोई नहीं जाता, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा या तो भैया रुका रहेगा, अगर तुमने ज्यादा ही इंक्लाइन कर दिया है तो गिर जाएगा, और कम इंक्लाइन करा है वैसे ही बोल देंगे, जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ रखी, कोई फिजिक्स वाली थोड़ी बता पाते हैं ये बातें, वो तो वैसे ही बता देते हैं लोगों को, तो क्योंकि अपन डेली लाइफ में देखते ही हैं, कोई खास बात तो है नहीं। तो इसमें क्या चीज समझने की, क्या चीज है इसमें समझने की, ये चीज है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इससे ज्यादा है, तो ज्यादा कभी एक्ट नहीं करता, जो अप्लाई है उससे ज्यादा एक्ट नहीं करता। अगर अप्लाई से ज्यादा एक्ट कर जाता, तो जैसे अपन ने ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई एक पत्थर पड़ा है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन 1000 न्यूटन चाहिए, मतलब वो जब खिसकेगा तो कम से कम मतलब 1000 न्यूटन का अपोज करेगा या उससे कम। अब मैंने 500 न्यूटन लगाया फोर्स उसको खिसकाने के लिए, 500 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, अरे खिसकाएंगे इसे तो क्या होगा, खिसकेगा नहीं, तो फिर लिमिटिंग तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा 500, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है। 500 लगाया तो 500 का अपोज है, 400 लगाया तो 400 का अपोज है, नहीं लगाया तो वो भी नहीं लग रहा, आपने नहीं लगाया तो वो भी नहीं लग रहा, आपने 10 न्यूटन लगाया, 10 लग गया, 20 लगाया, 20 लग गया, 30 लगाया, 30 लग गया, 800 लगाया, 800 लग गया, 1000 लगाया, 1000 लग गया, 1001 लगाया, तो फ्रिक्शन ने हथियार डाल दिए, फ्रिक्शन समझ गया कि ये इंसान इस पत्थर को खिसकाना चाह रहा है, जाने दो पत्थर को। ऐसे यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग से कम है, तो फिर कितना लगेगा, जस्ट इसके बराबर लगेगा,
अगर इस पोजीशन पर पूछ तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है तो कितना लग रहा होगा पीछे, यही लग रहा होगा जिससे कि ये रुका रहे बस। ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर भाग जाए। तो अब इसका आंसर क्या आएगा कि फ्रिक्शन कितना है लग रहा है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इस केस में कितना होगा, mg sin 30। mg sin 30 m मैंने क्या लिया था, m जो भी लिया होगा m ही रहने दो, mg into हाफ, mg by 2 लग रहा है बस, ये फोर्स है mg by 2, न कि 0.8 into 0.866 mg, क्योंकि ये ज़्यादा बैठेगा इससे, क्योंकि 0.8 into 0.8 करीब बैठेगा, 0.64 तो बैठेगा ही, 0.7 तो बैठेगा ही, तो 0.7 mg तो बैठेगा ही, तो 0.7 mg ऊपर की तरफ क्यों लगे, जबकि अप्लाइड फोर्स ही mg बटा 2 है, mg बटा 2 है, हाफ mg है, तो 0.7 mg ऊपर क्यों लगे। अगर 0.7 mg लग गया तो ऐसा कहीं नहीं होता कि हम के ब्लॉक ऑटोमेटिकली ऊपर चलते। समझ में आ गया भैया, ये आ जाएगा। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ फ्रिक्शन ले नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं। वैसे कोई कितना भी स्मूथ हो, थोड़ा बहुत मतलब फ्रिक्शन होता है, तो अपन मान लेते हैं आइडियल केस में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस हो तो ये मास कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, 100 kg है मास और ये 1 kg है, 1 kg है, तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा जरूर। तो अगर अपन डेली लाइफ में किसी से पूछें कि यहाँ पर एक मेज पर, ये मेज है ऐसे कुछ भी मान लीजिए, और यहाँ एक पुली लग रही है और इसके बाद एक ब्लॉक लटक रहा है 1 kg, तो किससे पूछे कि ये खिसक जाएगा, तो हर का जवाब ये देगा, अरे कहीं खिसकेगा, यार इतना बड़ा ये जरा सी मास से थोड़ी खिसक जाएगा। क्यों कहता है वो इंसान, क्यों, उसको ये पता है कि ये 1 kg इस 100 kg को नहीं खिसका सकता, क्योंकि उसके दिमाग में फ्रिक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है ये तो वो जाने, लेकिन वो ये पता है कि ये 100 kg की वजह से मतलब काफ़ी अपोजिशन है। अरे भैया अपोजिशन म्यू एन की वजह से है, 100 kg है तो नॉर्मल रिएक्शन 100 g है, क्योंकि इधर 100 g तो ये यूँ तो उछलेगा नहीं, तो ये फोर्स तो बैलेंस है, तो नॉर्मल रिएक्शन ये है, तो इधर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू एन होगा। अब म्यू जो है बहुत कम है तो भी 1 g से ज़्यादा होगा। अब वाकई स्मूथ है, म्यू है ही नहीं, और फिर इस केस में एक्सेलरेशन पूछा गया, तब तो ये सिंपल सवाल है क्या कि 1 g FBD बनानी आनी चाहिए, यहाँ T है, यहाँ इसको T खींचेगा, तो फिर कौन से होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, खुद का भी एक पड़ोसियों की रिएक्शन फ्रिक्शन टेंशन, तो इसकी पड़ोसी डोर है डोर, और वेट खुद का तो होता ही है 1 g, तो क्या हो गया 1 g माइनस T बराबर 1 और यहाँ पर क्या होगा इस डायरेक्शन में, अब हमने अभी बोल दिया कि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो T माइनस कुछ नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे T माइनस कुछ नहीं मतलब 0 बराबर 100A। अब इन दोनों को जोड़, इन दोनों को जोड़ने पर T से T कट गया तो 1 g बराबर आ गया 1 से 1A, तो A बराबर आ गया G बटा 1 से 1। अब ये उल्टा होता बोला क्या, यहाँ 100 kg लटका देते, यहाँ 1 kg, तो छूटते ही हर कोई कह देगा अरे यार ये नहीं रुकेगा, ये चला जाएगा, और मैं कहता हूं ये रुक जाएगा। अगर यहाँ पर भयंकर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, जो कि होते नहीं है, अगर हो तो 100 kg भी इस 1 kg को नहीं खिसका सकता, तो पर इतना होता नहीं है, वो अलग बात है। तो भयंकर रफ सरफेस हो तो नहीं, तो एक्चुअल में ये अपने को मतलब इस पर बार बार ध्यान देना होगा कि अगर T एक्सीड कर जाता है म्यू एन को, तभी जो है ये मूव करे, अदरवाइज नहीं। यहाँ तो खैर मैंने म्यू लिया ही नहीं था, अब मैं चलो म्यू ले लेता हूँ इसी एग्जाम्पल को और समझाएं, क्योंकि आज मुझे आपको फ्रिक्शन भी पढ़ाना है, FBD भी सिखाना है, तो मैं म्यू ले लेता हूँ। तो फिर अपन पूछते हैं कि म्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ 0.1, अब इसको मिटा देते हैं 0.1, 0.1 ले हैं, पहले तो लिया ही नहीं था, तो ये अब इसको दोबारा बनाते हैं। अब 0.1 ली अपन ने म्यू का मान, और यही 1 kg, यही 100 kg। अब ये देखना ही है
कि इस पर ये मूव करेगा या नहीं। तो मैंने अभी आपको क्या नेचर बताई है फ्रिक्शन की, एक ही तो नेचर है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, और ये तब भी एक्ट करता है जब रिलेटिव मोशन ना हो। मतलब ये कब कब एक्ट करता है, या तो रिलेटिव मोशन हो या होने को हो, नहीं समझ में आई। ये ऐसे ही सोचता रहता है कि मेरी एब्सेंस में क्या होने वाला है, किसके साथ जाती होने वाली है, किधर रिलेटिव मोशन होने वाला है। तो जिधर होने वाला है उसके अपोज करने के लिए सामने आ जाता है। और बहुत ही मतलब ये जो नेचर में बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अपनी जितनी भी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, स्कूटर, ट्रेन और जो भी दौड़ रहा है, ये फ्रिक्शन की वजह से दौड़ रहा है। आपको होगी ये बड़ी ताज्जुब की बात है, अरे दौड़ी उसी से रहे भाई, कोई चीज़ एक्सलरेट थोड़ी हो सकती है बिना फ्रिक्शन के। तो बोला इंजन कर रहा है, इंजन कुछ नहीं कर रहा। इंजन तो केवल उसको रोटेशनल मोशन देता है, ट्रांसवर्सल मोशन तो वही लाता है फ्रिक्शन। गाड़ी को रोकता भी फ्रिक्शन है। वो तो क्या है कि रिलेटिव मोशन जो है अपन ब्रेक लगा के एक रिलेटिव मोशन पकड़ा देते हैं उसको कॉन्टैक्ट सरफेस को, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पहिए के बीच एक रिलेटिव मोशन आ जाए, और रिलेटिव मोशन जैसे ही आ जाए तो फ्रिक्शन को मौका मिल जाता है एक्ट करने का। यदि वो रिलेटिव मोशन उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट का जो है सड़क और उसका जो पॉइंट कॉन्टैक्ट में टायर का, यदि उसका मोशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे लग जाता है, पीछे की तरफ है तो आगे लग जाता है। तो शुरू में क्या होता है, जब गाड़ी अपन स्टार्ट करते हैं तो कभी वो ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो जो है गाड़ी का इंजन नहीं दे सकता, वो दे नहीं सकता, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो वो तो क्या काम करता है कि बस उसको पहिए को घुमा देता है। तो जैसे ही घुमाता है, ट्रांसवर्सल मोशन है नहीं, जैसे ही पहिए घुमाता है तो इस पॉइंट का मोशन खट से पीछे की तरफ होता है, गाड़ी इधर जा रही पीछे की तरफ होता है, और फ्रिक्शन एक्शन में आ जाता है। क्योंकि वो तो दुश्मन है। वो किसका दुश्मन है ये आपको समझना होगा कि वो किसका दुश्मन है, वो रिलेटिव मोशन का दुश्मन है। तो जैसे ही उसने सरफेस पर यो करने की कोशिश करी तो सरफेस ने क्या काम करना पड़ा, क्यों चलना, ये बैठा बैठा पहिया घूम रहा है, आगे बढ़ना। फिर हम ब्रेक लगाते हैं तो हमेशा फ्रिक्शन का काम करता रहता है, फ्रिक्शन का काम करता रहता है कि इसका और अर्थ के बीच के रिलेटिव मोशन को जीरो करने का प्रयास करता रहता है हमेशा। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो फिर जो उसका रोटेशनल मोशन को कम करते हैं, जब रोटेशनल मोशन को कम करते हैं तो इस पॉइंट की नेट स्पीड, इस पॉइंट की नेट आगे की तरफ हो जाती है, और जैसे ही आगे की तरफ होती है फ्रिक्शन पीछे लग जाता है, और फ्रिक्शन पीछे लग से खट से गाड़ी को रिटायर कर देता है, रिटायर। तो ये फ्रिक्शन को हम मौका पकड़ाते रहते हैं, और फ्रिक्शन जो है जो अपन चाहते हैं वो अपना काम करता रहता है। तो ये अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब आप नेक्स्ट बात देखिए कि ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम और ये फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये कितने केजी हो तो ये बैलेंस रहे। अभी फ्रिक्शन की बातें नहीं कर रहा, तो कितने केजी हो कि जस्ट ये बैलेंस है, तो हम मान लेते हैं एम हो। तो वही कहानी कि m हो तो mg डायरेक्ट करेगा, mg के दो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट mg sin 30 होगा और ये कंपोनेंट mg cos 30 होगा। तो फिर वही कहानी कि ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली हो तो कूदेगा नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन एंड mg cos थीटा इक्वल, ठीक है। अब mg sin थीटा ये जो है अपन चाह रहे हैं कि ये यूं का यूं रुक रहा है, तो mg sin थीटा t के बराबर है, और यहाँ पर t mg के बराबर 1g के बराबर है, t काय के बराबर 1g के, क्योंकि हम चाह रहे हैं एक्सेलरेट ना हो। ये यदि ये इधर नहीं गया तो ये ऊपर नहीं जाएगा, और ये इधर नहीं गया तो ये नीचे नहीं जाएगा, मतलब बैलेंस हो। तो बैलेंस होने के लिए क्या हो कि mg sin थीटा t हो और t जो है 1g हो, तो t बराबर 1g और mg sin 30 बराबर t, तो mg sin 30 बराबर 1g है जी। तो क्या हुआ, g से g कट गया, sin 30 हाफ है तो m/2 = 1, तो m बराबर क्या 2 kg का। ये 2 kg का होगा तो इस 1 kg को बैलेंस कर देगा। आप बोले ऐसे कैसे हो गया, ये 2 kg को बैलेंस कर दे, अरे आप क्या बात करते हो, ये 1 kg का तो पूरा वर्टिकल पूरा का पूरा कंपोनेंट काम कर रहा है, इस 2 kg में से 1 kg रह गया इधर, क्यों 2 kg में से 2g sin 30, तो sin 30 हाफ होता है, तो 2 kg ऐसे समझो जैसे 1 kg हो गया फॉर द पर्पज ऑफ स्लाइडिंग द ब्लॉक, तो कि 2 kg बैलेंस है। अब प्रश्न उठता है, अगर ये 2 kg से ज्यादा हो तो इसकी टेंडेंसी किधर जाने की, पहले तो हमें यही, तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है। फिर मैं कहूंगा कि इसमें फ्रिक्शन हो तो फ्रिक्शन हरकत में आएगा, क्योंकि इस फ्रिक्शन को यहाँ ये पता लग जाएगी, अच्छा ब्लॉक तू इधर जा रहा है, ब्लॉक तू इधर जा रहा है, अब मैं इधर एक्ट करूंगा। अगर 2 kg से ये कम हो तो इस सिस्टम की टेंडेंसी इधर जाने की होगी, तो ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन के सवाल इसलिए स्टूडेंट से नहीं होते क्योंकि फ्रिक्शन के लिए इतना सोचना पड़ता
है। फ्रिक्शन को फटाफट फटाफट हर स्टूडेंट क्या कहता है, म्यू एन एक्ट कर रहा होगा। अरे भैया क्यों म्यू एन एक्ट करेगा? ऐसे तो म्यू एन एक्ट करने के लिए तो जीना दूबर हो जाता है। तो आप बोलोगे जीना कैसे दूबर हो जाता है? अरे जीना दूबर ही हो जाता है, बिल्कुल दूबर हो जाता। आपने मेज को धक्का मारा और म्यू एन मेज का मास, मेज है मानो 40 kg की, 40 इंटू जी, तो 40 इंटू जी 400 हो गया, और मानो 0.2 म्यू है तो 400 इंटू 0.2 क्या हो गया भैया? तो 80 न्यूटन। और आपने 20 न्यूटन से धक्का मारा मेज को और म्यू एन लगा, वो आपको 80 न्यूटन से धक्का मार देगी और आपको उठा कर फेंक देगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि मेज को मैंने खींचा और मेज ही मुझे खींच के ले जा रही है। तो फिर मेज ही खींच के ले जाती है मुझे। तो ज्यादा क्या होगा, अगर मैंने मेज को खींचा, या तो मेज खींचेगी या मेज नहीं खींचेगी तो मेज रुकी रहेगी। ये नहीं होगा कि मेज ही मुझे उल्टा खींच के ले जाएगी, कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा नहीं हो सकता। तो अब यहां पर आ जाइए, तो यहां पर दो केस बनाएंगे। क्या केस बनाएंगे? दो केस। ठीक, कि अगर फ्रिक्शन नहीं था तो एग्जैक्ट इसको क्या रखना पड़ता, 2 kg, एग्जैक्ट 2 kg रखना पड़ता। और फ्रिक्शन है तो फिर इसकी एक लिमिट है, क्या कि इतने केजी से इतने केजी तक आप इसको रखोगे तो सिस्टम रुका जाएगा। बोला ये कैसे, इतने से इतने केजी कैसे हो जाएगा? मैं बताता हूं आपको। आप 2 kg से इसको कम करोगे तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। और 2 kg से आप ज्यादा करोगे तो इसकी जाने की टेंडेंसी इधर होगी और फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। मतलब फ्रिक्शन हेल्प्स द पुअर बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर ये 2 kg ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, मतलब इसकी हेल्प करेगा, इधर आगे जुड़ जाएगा। तो फ्रिक्शन हेल्प्स दी क्या, पुअर बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो फिर किसी ने मुझसे पूछा कि चलो म्यू का मान, बार बार मैं क्यों कैलकुलेशन के काम में नहीं करना चाहता, तो म्यू का मान मैं 0.2 ही ले लेता। 0.2 है तो इस m की क्या लिमिट हो, कितने से कितने केजी तक हो कि सिस्टम अवधि रुका है। तो अपन देखते हैं कि क्या होगा, देखते हैं। तो वो लिमिट आ जाएगी। अब आप देखते हैं, देखो अब m मोर देन 2 kg लेता हूं मैं, मतलब इसके जाने की टेंडेंसी इधर 2 kg, तो इधर जाने की टेंडेंसी है, तो क्या होगा। और फिर जस्ट रुका हुआ है, जस्ट, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा देता हूं। तो कैसे लगेगा, mg sin 30 माइनस टी माइनस 0.2 mg cos 30, ये उधर लगे, ये बराबर कर दो इसको, बराबर, क्योंकि रुका हुआ है ना। तो mg sin 30, क्योंकि m 2 kg से ऊपर है तो जाने की टेंडेंसी इधर होगी, और फिर हम कह रहे हैं इधर होगी तो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया है। तो t प्लस 0.2 पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया, क्योंकि म्यू एन ले लिया, तो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ले ली, मैं बस फिर इस पर रखा। और यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ क्या करोगे, ये इधर जाने को, तो t बराबर 1g, तो mg sin 30 बराबर 1g और 0.2 mg cos 30। तो g तो सब जगह से काट दो आप, तो m इंटू हाफ बराबर 1g, t बराबर 1g प्लस, तो 1 g तो काट दो, 1 प्लस 0. क्या हुआ 2 m cos 30, cos 30 क्या होता है, रूट 3/2, तो ये हो गया 1 प्लस कितना आएगा, कितना आएगा भैया, 0.2, काटो ना इसको, 0.1 m, ठीक है क्या? हाँ सर। तो और ये 0.5 माइनस 0.1 इंटू m बराबर 1, तो m बराबर हो गया 1/0.4, तो हो गया 2.5 kg। मतलब इसको 2.5 kg से ज्यादा कर दोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इसको रोक नहीं पाएगा। अब समझिए, अब एक काम करते हैं कि हम m से 2 kg से कितना नीचे जाएं कि तो भी रुका रहे, तो उस समय क्या होगा कि 2 kg तो जस्ट 1 kg के बराबर था, मतलब स्लाइडिंग के, और क्योंकि 2 kg पे सिस्टम बैलेंस था और फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी, रोकने के लिए कोई जरूरत नहीं थी फ्रिक्शन। अब 2 kg ज्यादा लगा तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की हुई और फ्रिक्शन इधर लगा। अब 2 kg से कम पर आओगे तो ये 1g इसको खींच ले जाएगा,
क्योंकि 2 kg से कम है, मानो 1.5 है तो वो 1.5 kg 0.75 kg के इक्विवेलेंट है, क्योंकि sin 30 कंपोनेंट आ रहा है स्लाइडिंग वाला, उसका sin 30 हाफ है। तो अब हम कितना नीचे जाएं कि फ्रिक्शन इधर लग करके बैलेंस कर दे। अब फ्रिक्शन को हम इधर ले लेते, इधर म्यू एम ले लेते। तो अब क्या होगा, यहाँ का मैं जब ये लिया तो 1g बराबर डायरेक्टली लिख देता हूँ, t से t तो कट जाता है, अब इतना तो आई गया होगा आपको कि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो t हट गया, तो ये दोनों का जोड़ अब इसके बराबर है। और पहले क्या था कि ये अकेला बराबर था, ये प्लस ये, ऐसा ही हुआ था। अब क्या होगा कि 1g बराबर म्यू एन प्लस एम जी म्यू एन, तो म्यू 0.2 ले रखा है, 0.2 एम जी कॉस 30 प्लस एम जी साइन 30, ठीक है। जी सब जगह से कैंसिल कर दो, तो 1 बराबर हो गया 0.2 एम रूट 3/2। अरे यार ये कैलकुलेशन गलत कर गए अपन यार। जी सर। प्लस एम सब एम कटा थोड़ी, एम तो है, जी कट गया, तो साइन 30 क्या आ गया, हाफ एम है, ठीक है भैया। तो 2 से 2 कटेगा तो कटा नहीं है, 0.1 इंटू, तो 1 बराबर हो गया √3 होता है 1.732, 1 तो 0.1732 प्लस 0.5 और बाहर एम, ठीक है भैया। अरे ठीक है ना, हाफ तो 0.5 है ना, और ये 1.732 तो 0.1732, ठीक है। तो ये हो गया 1 बराबर 0.6732, ठीक है। एम, एम का मान क्या आ गया 1 कितना 0.5673, यहीं तक है, तो बस इतने केजी जो कि 2 kg से कम है, ठीक है। अच्छा, और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले वाली में मुझसे ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ये एक्चुअल में 0.5 माइनस 1.1 नहीं था, 0.1732 था। तो पहले वाले की कैलकुलेशन ये थी, मतलब जो पहला वाला जो था, तो इसको M2 कह दूं और M1, वो ये था 0.5 माइनस 0.173 मान लो बस इतना, इंटू एम, तो वो एम इतनी थी, ये जो 1 बराबर है, तो वो थी एम 1/0.5 माइनस 0.173, ये इतने केजी था। तो ये जो केजी आएंगे, भाई ये तो एक तो 1/0.5 kg है जो कि 2 kg है, 1/0.5 तो 2 kg है, और एक बार जो है 0.5 में 0.17 जोड़ रहा है, तो 0.5 में फिर गलत जोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 0.67 है, मतलब मुझसे जोड़ी गलत हो रहा है, 7 ये गलत। तो ये स्टूडेंट चेक कर लें, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लें भाई। 0.5 और 0.173 जोड़ा तो 0.6732 आएगा, जो कि मैं गलत लिख गया हूँ, है क्या लिख गया गलत, सही कर लें इसको, और एक बार 0.5 में से इसको माइनस करके 1 में भाग देना है, तो इतने मास से इतने मास तक है, तो चीज बैलेंस रहेगी। पर इसमें एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं, रुक जाओ, एक बात और बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को मैं, कि ये वैसे कल बनाएंगे, अच्छा है ये।